मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 5 अंक के पार्ट 1 को मैंने एक वीडियो रिलीज किया है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आज 5 अंक के पार्ट 2 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो यूनिट 3 से 5 अंक के प्रश्न आने हैं जिसका नाम है उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। इसमें कुल 16 अंक के प्रश्न आएंगे जिसमें से 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। तो जैसे कि प्रश्न पहला है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम या परिवर्ती अनुपातों का नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यह जो सिद्धांत है, यह जो नियम है, यह अल्पकाल को लेकर होता है। तो यदि हम पहले अल्पकाल को जान लें तो यह सिद्धांत अच्छे समझ में आएगा। अल्पकाल वह स्थिति होती है जब उत्पादन के केवल परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित किया जाता है। चूंकि उत्पादन करने के लिए हमें स्थिर साधनों की भी आवश्यकता होती है, परिवर्तनशील साधनों की भी आवश्यकता होती है। स्थिर साधन जैसे भूमि, पूंजी आदि, और परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत श्रम, कच्चा माल, ईंधन आदि। तो ये अल्पकाल से संबंधित है। जैसे कि लिखा हुआ है कि उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर और अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि के कारण उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यह एक अल्पकालीन धारणा है। यानी अल्पकाल में उत्पादन की केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में जब हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस सिद्धांत में बताता है। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ मान्यता है। जैसे पहला, उत्पत्ति के साधन जो है वो परिवर्तनशील रहता है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। जिन साधनों को हम परिवर्तित करते हैं वो परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं और अन्य साधन जो है वो स्थिर रहते हैं। फिर दूसरा है कि परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होती हैं। यानी जिन इकाइयों का हम प्रयोग करेंगे जो परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत, चाहे वो श्रम है या कच्चा माल है, वो हर इकाई में जब हम वृद्धि करें तो हर एक इकाई जो अपने आप में एक समान होगी, जैसे कि पहली इकाई थी। फिर तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जिस तकनीकी का हम प्रयोग कर रहे हैं सिद्धांत तक हमें वही तकनीकी का प्रयोग करना होगा, तभी वो सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं। फिर स्थिर साधन जो है वो अविभाज्य होते हैं। तो चूंकि इन स्थिर साधनों की मात्रा में परिवर्तन तो नहीं किया जाता, लेकिन जिन स्थिर साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनको हमें विभाज्य नहीं करना है, वो स्थिर ही रहेंगे। फिर विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं। यानी उत्पत्ति के जो साधन जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं उनका स्थानापन्न नहीं किया जा सकता। उनकी जगह हम दूसरे साधन का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हीं का प्रयोग करेंगे जिनको परिवर्तित कर रहे हैं। इस साधन को लेकर ये तालिका और चित्र के माध्यम से और हम अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ परिवर्तनशील साधनों के अंतर्गत श्रम की इकाइयां ली गई हैं। यानी श्रम की इकाइयों को परिवर्तित किया जा रहा है 1 से लेकर 8 तक। अब इनसे होने वाला कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन देखेंगे। तो कुल उत्पादन, जब जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ाई जा रही हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है। यानी 1 से लेकर 3 तक जो इकाइयां हैं ये जब उत्पादन करती हैं तो पहले श्रमिक जब कर रहा है तो 10 उत्पादन हो रहा है, दूसरा श्रमिक आ गया तो दोनों मिलकर कुल उत्पादन 28 कर रहे हैं, 3 श्रमिक मिलकर 48 कर रहे हैं। तो तीनों में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, जो हमें सीमांत उत्पादन से भी दिख रहा है। यानी इनके बीच का अंतर सीमांत उत्पादन कहलाता है। पहला 10 है, फिर 18 है, फिर 20 है। यानी पहले 10 का अंतर है, फिर 28 और 10 के बीच का 18 अंतर है, 48 और 28 के बीच का 20 अंतर है। यानी तीसरी इकाई तक उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। और औसत उत्पादन की गणना हम कैसे करते हैं? कुल उत्पादन में साधन की इकाइयों का भाग देके। तो 10 में यदि हमने 1 का भाग दिया तो 10 आया, फिर 28 में 2 का भाग दिया तो 14 आया, फिर 48 में 3 का भाग दिया तो 16 आया। तो प्रारंभ में 3 इकाई तक हमें ये दिखाई दे रहा है कि कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, जो हम वक्र की स्थिति से भी देख सकते हैं। जो पहला लंब खींचा हुआ है ये, इसमें तीनों वक्र दिख रहे हैं चित्र में। टीपी वक्र यानी टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, और एपी यानी एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, और एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन। तो तीनों उत्पादन के द्वारा जो वक्र बनाए गए हैं इसमें पहली स्थिति जो लंब खींचा हुआ है ये प्रथम अवस्था को दर्शा रहा है कि इसमें जो कुल उत्पादन ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है और औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे चौथी इकाई, जब परिवर्तनशील साधन के अंतर्गत श्रम की चौथी इकाई में वृद्धि कर रहे हैं तो 48 से जब 64, 64 से 65, 65 से 84, इन 3 इकाइयों तक जो अंतर है वो घटने लगा है। बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है।
64 से 75 हुआ और 75 से 84, इनके बीच का अंतर क्रमशः कम हो रहा है, यानी घटती दर से वृद्धि हो रही है। ये हम सीमांत उत्पादन से भी देख सकते हैं, 16, 11 और 9, यानी ये अंतर जो है वो घटने लगा है सीमांत उत्पादन, यानी कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी घट रहा है और औसत उत्पादन भी घट रहा है, जो हम भाग देकर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है चित्र में बी लंब के द्वारा दिखाई गई है। इस स्थिति में क्या दिखाया गया है कि जब हम साधन की इकाइयां बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन जो है वो घटती दर से बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी घट रहा है और सीमांत उत्पादन भी घट रहा है, यानी वक्र की स्थिति जो है वो, जो कुल उत्पादन की गति जो है वो धीमी हो गई है ये, और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन भी ये घट रहे हैं। फिर तीसरी स्थिति हम देखेंगे, जब हमने और इकाइयां साधन बढ़ाई 8वां और 9वां, तो यहाँ 84 से फिर उत्पादन जो हो रहा है वो घटने लगा है, 84 से 80 हो गया, जो सीमांत उत्पादन में भी दिखाया जा रहा है। एक स्थिति शून्य की आई, 84 के बीच का अंतर शून्य है, और उसके बाद 84 और 80 के बीच की, 80 में से 84 गए तो ऋण 4, और इसी प्रकार से औसत उत्पादन का जो है 84 में 7 का भाग दिया तो आया 12, इसी प्रकार से 8 का भाग दिया सी में तो 10 आया, ये औसत उत्पादन है। अब तीसरी अवस्था जो सी बिंदु से दिखाई दे रही है, जिसको हम तालिका के द्वारा भी बता सकते हैं और चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं, कि जब साधन की इकाइयां बढ़ती हैं तो एक बिंदु के बाद जो है कुल उत्पादन जो है वो घटने लगा है और औसत उत्पादन भी घटने लगा है, लेकिन सीमांत उत्पादन जो है वो एक्स अक्ष के नीचे चला गया, यानी ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं जो है वो बताई गई हैं। इस प्रकार से प्रथम अवस्था भी लिखी हुई है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्थिर साधनों का श्रेष्ठ प्रयोग होने के कारण बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर द्वितीय अवस्था और उसके बाद फिर ये तृतीय अवस्था। फिर अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल की सचित्र व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार से अपन ने अभी शुरू में ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम देखा था, उसका संबंध अल्पकाल से होता है, यानी अल्पकाल में क्या देखा था अपन ने कि केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। अब पैमाने में देखेंगे, पैमाने का संबंध दीर्घकाल से होता है। दीर्घकाल में परिवर्तनशील साधनों के साथ साथ स्थिर साधनों की मात्रा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। यहाँ उत्पादन फलन यानी जब हम आगत को निर्गत में परिवर्तित करते हैं, यानी उत्पादन के साधनों के माध्यम से जब हम उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है या जो उत्पादन होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उसकी दीर्घकालीन प्रवृत्ति को देखते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पादन का साधन स्थिर नहीं रहता। इसका आशय है कि स्थिर साधनों को भी जब हम परिवर्तित करते हैं तो वो परिवर्तनशील साधन बन जाते हैं, यानी कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों, यहाँ सभी साधनों से आशय है स्थिर और परिवर्तनशील, जिसका संबंध दीर्घकाल से होता है, तो को बढ़ाया जाए तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन ने ह्रासमान में क्या देखा था कि परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित किया जाए, स्थिर को नहीं, तो उत्पादन क्या होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सभी साधन यानी स्थिर और परिवर्तनशील को में हम परिवर्तन करें तो क्या प्रभाव होगा। तो इस नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, एक पैमाने के समता प्रतिफल का नियम और एक पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। इसको हम चित्र द्वारा इस प्रकार से दिखा सकते हैं। चित्र में एक्स अक्ष पर श्रम लिया हुआ है, वाई अक्ष पर पूंजी। अब चित्र में हमने चित्र चूंकि हमें 2 अक्षों से मिलकर बनाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी साधनों में परिवर्तन होता है, स्थिर भी और परिवर्तनशील। अब हम चित्र में तो सभी साधनों को लेकर चित्र नहीं बना सकते, तो भले 2 साधन लिए लेकिन हम मानकर चलते हैं कि यहाँ सभी साधन है, ये स्थिर भी है और परिवर्तनशील है। तो मान लीजिए हमने 2 साधन लिए हैं, श्रम और पूंजी। अब 45 अंश के अक्ष पर ये एक रेखा खींची है जिसको ओ आर नाम दिया गया है, ये ओ आर रेखा खींची हुई है। अब इस पर जो है 7 समोत्पाद वक्र बने हुए। समोत्पाद से आशय है समान उत्पादन। ये 45 अंश के अक्ष पर एक रेखा खींची हुई है, इस पर जो वक्र बने हुए हैं ये 7 वक्र बने हुए, जिसे समोत्पाद वक्र क्यों कहा गया है, क्योंकि हर अगला वक्र 100 का उत्पादन कर रहा है। पहला वक्र 100 का कर रहा है,
फिर दूसरा वक्र 200 का कर रहा है, फिर 300, यानी हर अगला वक्र अतिरिक्त 100 का उत्पादन कर रहा है, इसलिए इन्हें कौन से वक्र कहा गया है? समोत्पाद वक्र। अब इसमें पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं दिखाने के लिए पहले जो ए वक्र पर ये ए बिंदु पर जो वक्र काट रहा है, 100 उत्पादन कर रहा है, ये ए बिंदु। अब इस ए बिंदु पर ये श्रम लग रहा है, इतना श्रम लग रहा है और इतनी पूंजी लग रही है, जो कितना उत्पादन कर रहा है? 100। अब अगले 200 जो है, जिस पर बी बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बी बिंदु से यदि हम नीचे लंब डालें तो इतना श्रम लग रहा है और इतनी जो है वो क्या लग रही है? पूंजी लग रही है। अब जो अंतर देखिए आप, यानी ओ ए की दूरी ज्यादा है और ए बी की दूरी जो है वो कम है, यानी अगले 100 उत्पादन के लिए जितने, यानी प्रथम में जब 100 उत्पादन करने के लिए जितनी श्रम व पूंजी लग रही थी, उसमें जब दूसरे 100 का उत्पादन कर रहे तो उसकी अपेक्षा कम श्रम और कम पूंजी लग रही, क्योंकि इस वक्र की दूरी जो है वो ओ ए से कम है, ए बी की। अब पुनः ए बी की दूरी बी सी से कम है, यानी ए बी ज्यादा बड़ा है और बी सी जो है वो कम है, यानी जितना अगले 100 उत्पादन के लिए जितनी श्रम व पूंजी लग रही थी उससे कम लग रही है। यदि हम यहाँ से लंब डालें, ये लंब डालें तो ये दूरी क्रमशः क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, यानी जितनी श्रम व पूंजी पिछले 100 के लिए लग रहे थे अब क्रमशः कम लगती जा रही है। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि लागत कम लग रही है यानी उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाता है। यानी प्रारंभ में जब हम श्रम व पूंजी की इकाइयों को जिस तुलना में बढ़ाएंगे उसकी तुलना में उत्पादन अधिक हो रहा है। अब अगले सी और डी बिंदु ये बता रहे हैं कि ये दूरी जो है वो एक समान है, यानी जितने श्रम व पूंजी 100 उत्पादन करने के लिए लग रहे थे, अगले 100 के लिए उतनी ही श्रम व पूंजी की मात्रा बढ़ाई जा रही है, यानी सी डी और डी की दूरी जो है वो बराबर है। तो इसको हम स्थिर प्रतिफल का नियम कह सकते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, क्योंकि जितनी श्रम व पूंजी 100 इकाई के लिए लग रही थी उतनी ही श्रम पूंजी अगली 100 इकाई के उत्पादन के लिए लग रही है। अब तीसरे एक और अवस्था बताई गई है, डीई से ई एफ और एफ जी, इनकी दूरी ई एफ की दूरी कम है और एफ जी की दूरी अधिक है, यानी ई एफ जो 100 उत्पादन का कर रहा है उतना श्रम व पूंजी लग रहा है, उससे अधिक श्रम व पूंजी लग रहा है अगले 100 के लिए, यानी लागत ज्यादा लग रही है, उसकी तुलना में उत्पादन अधिक हो रहा है। यानी यहाँ हम देखेंगे घटते प्रतिफल का नियम, जब लागत अधिक लग रही है तो पैमाना हमारा घटते प्रतिफल का नियम कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं जो है वो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम और पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, ये दीर्घकालीन अवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को बदल के परिवर्तित करके उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो दिखाया गया है। अब इस चित्र को बनाने का सरल तरीका क्या है? आपको चित्र जरूर कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको इस तरीके से आप अभ्यास किए, ये एक्स और वाई अक्ष लिए गए हैं, अब 45 अंश के कोण में अपने को रेखा खींचनी है। अब एक बिंदु आप इस तरीके से यहाँ बना लीजिए जैसे ये बनाया हुआ है। अब दूसरा बिंदु अपने को इससे कम दूरी पर बनाना है जैसे ये बनाया, तीसरा इससे भी कम दूरी पर बनाना है, ये बना लिया अपन ने। अब तीनों पे से अपन वक्र खींच सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया पैमाने के वृद्धि के नियम, ये इतने श्रम व पूंजी लिए, इस पे से हम वक्र भी बना सकते हैं इस तरीके से, ये वक्र बने हुए हैं। फिर अगला अपने को समता बताना है तो दो समान बिंदु पर इस 45 अंश के कोण पर जो रेखा खींची इस पे समान दूरी पर ये दो बिंदु है। अब अगला बिंदु इससे ज्यादा दूरी पर बनाना है, यहाँ बना सकते हैं, अगला फिर इससे और ज्यादा दूरी पर, ये बना लिया, तो इस पे फिर हम वक्र खींच सकते हैं। तो ये पैमाने के प्रतिफल का नियम जो चित्र है बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। उन्हीं को अपन ने परिभाषित किया है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, कि जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ता है। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है कि यदि उत्पत्ति के साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन 10% से अधिक, यानी यहाँ हम देखेंगे लागत कम और उत्पादन अधिक, तो वो कहलाता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल में जितना साधन बढ़ाया जाता है उतना ही उत्पादन बढ़ता है। उत्पत्ति के साधनों को यदि 10% बढ़ाया तो उत्पादन भी 10% बढ़ेगा। फिर तीसरा है
पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या हम घटते प्रतिफल भी कह सकते हैं। इसमें अपने को देखना है यदि साधनों को 10% बढ़ाया तो उत्पादन 10% से कम बढ़ेगा, तो वो कहलाता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम। अगला प्रश्न है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं? तो लागत वक्रों की आकृति यू आकार की होने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक फर्म की प्राप्ति होने वाली आंतरिक बचतें होती हैं, यानी उनको जो बचत प्राप्त होती है। आंतरिक बचतों को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है तकनीकी बचतें। अब हम यहाँ देखेंगे कि लागत क्यों प्राप्त हो रही है, इसका आकार जो है वो यू आकृति का बनेगा। लागत जो है वो क्यों प्राप्त हो रही है? पहला है तकनीकी बचतें, तो उत्पादन की तकनीकी में सुधार पर बचतें प्राप्त हो। जब कोई उत्पादक या फर्म जब उत्पादन करता है तो वो जिस तकनीकी से कर रहा है उसी तकनीकी से उत्पादन कर रहा है। यदि उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो वो केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करेगा, लेकिन स्थिर साधनों की मात्रा में तो वृद्धि नहीं करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है, आधुनिक मशीनों एवं बड़े आकार की मशीनों का प्रयोग करने के कारण उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तब प्रति इकाई लागत कम आती है। कहने का आशय है जो तकनीकी है उसी तकनीकी से वो उत्पादन करेगा, भले ही उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। तब जब उसी तकनीकी से उत्पादन करेगा, कच्चा माल बढ़ाएगा तो प्रति इकाई लागत निश्चित ही कम आएगी, क्योंकि वो तकनीकी तो नहीं बदल रहा, एक ही मशीन जिस मशीन से उत्पादन कर रहा है उसी मशीन से कर रहा है। फिर दूसरा है श्रम संबंधी बचतें। तो जब बड़े स्तर पर उत्पादन होता है तो श्रम संबंधी बचतें प्राप्त होती हैं, क्योंकि इसमें श्रम विभाजन और श्रम विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। श्रम विभाजन से आशय है कि जो भी कार्य होता है उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके काम करा है। जैसे जूते की फैक्ट्री है तो कुछ लोग चमड़ा काटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिलाई का काम कर रहे हैं, कुछ पॉलिश का काम कर रहे हैं, कुछ पैकिंग का काम कर रहे हैं। तो वो श्रम क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो इसमें कार्य जो है वो अच्छे तरीके से होगा, मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से भी। इसी प्रकार से विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। विशिष्टीकरण का आशय ये है कि जो भी व्यक्ति जिस कार्य को करने में विशिष्टता प्राप्त हो, ट्रेंड हो, उसको वही कार्य दिया जाएगा। तो चूंकि उसको वही कार्य दिया जाएगा जो पहले से सीखा हुआ है, वो कार्य निश्चित रूप से अच्छा ही करेगा। तो जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है तो उत्पादन तीव्र गति से होता है। जब उत्पादन तीव्र गति से हो रहा है तो लागत जरूर वो कम आएगी। तो इसलिए जो है वो श्रम संबंधी बचतें प्राप्त होती है, जिससे प्रति इकाई लागत जो है वो कम प्राप्त होती है। तो लागत गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर अगला है विपणन की बचतें। विपणन से आशय है बाजार में विक्रय के लिए। तो कोई भी फर्म जब अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागतें उस अनुपात में नहीं बढ़ती, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आ जाती है। यानी विक्रय लागतें जब बेचने का तरीका, जिस तरीके से वो विक्रय कर रहे हैं, जैसे इसके लिए मान लिया उदाहरण लिखा हो विज्ञापन आदि पर होने वाला व्यय, यानी जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसको बेचने के लिए जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विज्ञापन किया जा रहा है। यदि उत्पादन जितना भी उत्पादन हो रहा है उस पर विज्ञापन किया जा रहा है, यदि उत्पादन और अधिक होने लगा तो ऐसा तो नहीं कि विज्ञापन पर होने वाला व्यय भी बढ़ा दिया जाएगा। यानी कुछ विपणन संबंधी जो व्यय किए जाते हैं जो उस पर बचत हो जाती है, जिससे कि प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, तो लागत जो है वो गिरती है। फिर प्रबंध की बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्ययों में कमी आती है, जिसे प्रबंध की बचतें। यानी किसी भी प्रकार का उत्पादन करने के लिए जो संगठक जो कार्य करता है, मैनेजमेंट का जो कार्य करता है, जो प्रबंध का कार्य होता है, उस पर होने वाले खर्चे, यानी जो एक कुशल प्रबंधक जो होता है वो अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ करता है। यानी प्रबंधक तो वो कार्य कर रहा है चाहे उत्पादन कम हो चाहे अधिक हो, लेकिन जब उत्पादन बढ़ता है तो प्रबंधक संबंधी व्यय नहीं बढ़ते, यानी प्रति इकाई लागत जो उसमें क्या आएगी? कम आएगी। तो अभी जो है वो वक्र का आकार यू आकृति का बना है। तो यू आकृति में अभी केवल ऐसा आकार बना है ये, लेकिन अपने को आकार जो है वो पूरा यू तक लाना है। यानी जब सबसे निम्नतम स्तर पर लाएंगे, जैसा कि आगे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लागत क्रमशः घटती हुई होती है। अभी लागत घट रही ऊपर बिंदु, ये आकार बना अभी इतना, लेकिन अपने को यू शेप लाना है। तो इसके पश्चात एक बिंदु ऐसा आता है जहां लागत सबसे न्यूनतम होती है। सबसे न्यूनतम यानी ये न्यूनतम बिंदु है, ये यहाँ पर न्यूनतम हो गई, यानी लागत सबसे कम होती है। अब इसके पश्चात भी हम यदि उत्पादन में साधनों को बढ़ाते जाएं तो उनका कुशलतम संयोग भंग हो जाता है। कुशलतम संयोग भंग होने के कारण लागत जो है वो और अधिक बढ़ने लगती हैं, जिससे कि आकृति जो है वो यू आकृति की हो जाती है।
अगला प्रश्न है पूर्ति की लोच को समझाइए। तो पूर्ति की लोच को समझने के लिए हमें पूर्ति का नियम भी पता होना चाहिए। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और बेची जाने वाली मात्रा में सीधा संबंध बताता है। यानी पूर्ति कौन करता है? उत्पादक या विक्रेता। जब कीमत बढ़ती है तो वो लाभ कमाने के लिए वह वस्तु की ज्यादा मात्रा बेचना चाहता है, और कम कीमत होती है तो हानि से बचने के लिए कम मात्रा बेचना चाहता है। तो पूर्ति के नियम में कीमत और मात्रा में सीधा संबंध होता है। वक्र का ढाल बांचता है ऊपर। अब ये तो हमें पता है कि पूर्ति के नियम में सीधा संबंध होता है, लेकिन पूर्ति की लोच के हिसाब से पूर्ति की लोच हमें ये बताती है कि जो परिवर्तन होता है वो किस अनुपात में होता है, किस दिशा में होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की मात्रा को बताती है। कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। यानी यदि हम सूत्र रूप में रखें तो इसमें सूत्र भी हम रख सकते हैं। तो ये पूर्ति की लोच जो होती है वो उसकी 5 श्रेणियां होती हैं। पहला पूर्णतया लोचदार पूर्ति, फिर अधिक लोचदार पूर्ति, फिर इकाई के समान लोचदार पूर्ति, फिर बेलोचदार या कम लोचदार पूर्ति, फिर है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। तो पूर्ति की लोच को यदि हम उदाहरण सूत्र रूप में रखें तो पूर्ति की लोच बराबर होता है पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे पूर्ति की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति की लोच की श्रेणियों में जैसे पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। चूंकि अपन ने मांग की लोच की श्रेणियां देखी थी, वैसा ही है ये, उसमें मांग के नियम के अनुसार चलते हैं, इसमें पूर्ति के नियम के अनुसार, बाकी लगभग सेम है। तो इसमें वस्तु की पूर्ति की मात्रा दिखाई गई है और मूल्य दिखाया गया है। तो ये पूर्णतया लोचदार पूर्ति यानी इसमें पूर्ति में लोचशीलता है, यानी कीमत 1 है जो कि एस बिंदु पर दिखाई गई है, ये कीमत है। और पूर्ति जो है पूर्ति के लिए 3 बिंदु दिखाए गए हैं Q1, Q2, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है, वो पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहलाती है। ये काल्पनिक स्थिति है, इस स्थिति में पूर्ति की लोच जो होती है वो अनंत होती है। फिर दूसरा है अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति में हमें ध्यान रखना है कि वस्तु की जो मात्रा है उसमें ज्यादा परिवर्तन होता है, यानी कीमत में कम परिवर्तन, पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन। तो ये मांग की लोच पूर्ति की लोच, ये पूर्ति वक्र बना हुआ है। इसमें मूल्य जो P1 और P लिखा हुआ है और मात्रा जो Q और Q1 लिखी गई है। अब अधिक लोचशीलता यानी कीमत में परिवर्तन के अनुपात में पूर्ति की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होती है। फिर तीसरा है इकाई के समान लोचदार पूर्ति। तो जब किसी वस्तु की पूर्ति में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, यानी एक समान, जिसे हम लोचदार पूर्ति कहते हैं, दोनों में एक समान परिवर्तन होगा। यानी 10% कीमत परिवर्तित होगी तो पूर्ति भी 10% परिवर्तित होगी, दोनों एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। तो ये मांग की, ये कीमत की लोच जो होती है इकाई के बराबर होती है। फिर अगला है बेलोच अथवा कम लोचदार पूर्ति। इसमें जो पूर्ति है पूर्ति में लोचशीलता कम होगी, यानी ये मूल्य में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है, P1, P2 इनके बीच की दूरी ज्यादा दिख रही है और मात्रा में परिवर्तन कम हो रहा है, तो ये होती है वो बेलोचदार पूर्ति। इसकी पूर्ति के इसकी लोच जो होती है वो इकाई से कम होती है। फिर पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ये काल्पनिक स्थिति है, ऐसा होता नहीं है कि कीमतों में परिवर्तन हो रहा है जो P1, P2 से दिखाई जा रही है और वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा, यहाँ मांग मात्रा लिखा हो, मांग नहीं, ये पूर्ति की मात्रा होगा, तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी पूर्ति की लोच जो होती है वो शून्य होती है और ये एक काल्पनिक स्थिति होती है। फिर अगला प्रश्न है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व से आशय है यानी कीमत में जो परिवर्तन होगा उसके अनुसार मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले तत्व, पहला तत्व है वस्तु की मांग। वस्तु की मांग में वृद्धि हो तो विक्रेता वस्तु को अधिक मात्रा में बेचने के लिए तैयार होते हैं, ना जैसी मांग होगी वैसे विक्रेता बेचने के लिए तैयार होंगे। इसी प्रकार जब किसी वस्तु की जितनी मात्रा कम होती है उस वस्तु की कम मात्रा में बेचने को तैयार होता है, यानी पूर्ति की लोच वस्तु की मांग के अनुसार तय होती है। दूसरा है तकनीकी परिवर्तन, यानी वस्तु के विक्रय को कितना विक्रय हो रहा है, कितनी कीमत में, इसमें तकनीकी परिवर्तन के हिसाब से भी प्रभाव डालता है। जैसे तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन लागत में
कमी होने से उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि तकनीकी परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। इसी प्रकार तकनीकी पिछड़ेपन के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, उत्पादन ज्यादा आएगी तो पूर्ति उसकी कम हो जाएगी। फिर अगला है उत्पत्ति के साधन की उपलब्धता एवं उनकी कीमत। तो वस्तु की पूर्ति उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धि एवं उसकी कीमत को भी प्रभावित करती है। यदि हम उत्पादन करते हैं तो उसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। यदि हमें ये आसानी से मिल जा रहे हैं तो पूर्ति में वृद्धि होगी। और साथ ही यह भी आवश्यक है कि साधन सस्ते और उचित कीमत पर भी उपलब्ध हो, क्योंकि उत्पादन कार्य बहुत खर्च होता है। अतः आगम साधनों के मूल्य में वृद्धि होने से पूर्ति कम। यदि हमें साधन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं तो वस्तु की जो है वो यदि नहीं हो रहे हैं, मान लो उनकी महंगे मिल रहे हैं तो पूर्ति में कमी होगी, और आसानी से मिल रहे हैं तो पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। फिर उत्पादन शुल्क की दर में परिवर्तन। उत्पादन पर जो शुल्क लगाया जाता है, उत्पादन पर लगाए गए उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने से उत्पादन लागत एवं सीमांत लागत में वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के कर या शुल्क लगाए जा रहे हैं तो हमें वस्तु महंगी पड़ेगी, क्योंकि लागत ज्यादा लगेगी, सीमांत लागत भी बढ़ेगी, जिससे पूर्ति में कमी है। हमको महंगी पड़ेगी तो उत्पादक जो है उत्पादन नहीं करेंगे तो पूर्ति कम होगी। इसी प्रकार उत्पाद शुल्क में वृद्धि से पूर्ति में कमी आएगी। यदि कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं तो हमको लागत जो है वो कम पड़ेगी। और उत्पादन में शुल्क में वृद्धि हो रही है तो हमको वस्तु महंगी पड़ेगी तो हम उत्पादन उसमें नहीं करेंगे तो पूर्ति हमको कम पड़ेगी, जिससे पूर्ति की रेखा जो अपनी बाईं ओर चली, यानी पूर्ति कम होगी तो बाईं तरफ, पूर्ति वृद्धि होगी तो दाहिनी तरफ। अगला है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व कुछ कृषि पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो कृषि पदार्थों की पूर्ति मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करती है। यदि अच्छी वर्षा, उपजाऊ जमीन, अनुकूल जलवायु आदि कृषि उत्पादन में वृद्धि करके पूर्ति को बढ़ा देते हैं, और दूसरी ओर सूखा, बाढ़, अतिवर्षा इत्यादि से कृषि उत्पादन तथा पूर्ति में कमी होती है। फिर अगला प्रश्न है उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन जब आगतों को निर्गत में परिवर्तन किया जाता है, यानी उत्पादन के साधनों के माध्यम से जब उत्पादन कराया जाता है तो उत्पादन की मात्रा जो होती है वो उत्पादन फलन के, इनमें एक गणितीय संबंध होता है जिसे हम F से शो करते हैं, फलनात्मक संबंध। इसको हम देखेंगे इसकी अवधारणा को। जैसे कि लिखा हुआ है, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस का सहयोग लेना होता है। अतः किसी वस्तु का उत्पादन इन साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। जब इन साधनों की मात्रा पर निर्भर करेगा उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन के बीच संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। यानी उत्पादन के साधनों के माध्यम से उत्पादन की मात्रा हो रही है, उनमें क्या संबंध है, वो उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन उत्पादन की आगतों, जिसे हम इनपुट्स भी कहते हैं, और अंतिम उत्पाद यानी जो भी उत्पादन हो वो अंतिम उत्पाद, इनके बीच के तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। यह दिए हुए समय के लिए उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध यानी मात्रात्मक कितना उत्पादन हुआ उनमें संबंध को बताता है। यह मात्रात्मक संबंध बताता है, गुणात्मक नहीं, यानी उत्पादन की भौतिक मात्रा को बताता है। ये बुक की ही तालिका ली हुई है, इस तालिका को हम देखेंगे। जैसे कि अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसके लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों यथा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस का सहयोग लेना होता है। अतः किसी वस्तु का उत्पादन इन साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये बुक की जो तालिका आपको दिखाई दे रही है इसमें उत्पादन के सभी साधनों के अंतर्गत मान लेते हैं ये दो साधन है, श्रम व पूंजी। अब ये श्रम और पूंजी के सहयोग से ही उत्पादन होगा। यदि हम देखेंगे कि पूंजी की यदि ये शून्य मात्रा ली गई है तो इस शून्य के माध्यम से श्रम की विभिन्न इकाइयां ली गई 1 से 6 तक, तो उत्पादन जो है वो शून्य शून्य हो रहा है। क्यों शून्य हो रहा है? क्योंकि यदि हम एक ही साधन लेंगे उसकी कितनी भी मात्रा लें और एक साधन की शून्य मात्रा लें तो उत्पादन जो असंभव है। यानी उत्पादन करने के लिए हमें सभी साधनों का सहयोग लेना होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि ये यदि हमने ये श्रम की शून्य मात्रा ली है, ये श्रम की मात्रा शून्य ली है, और पूंजी की मात्रा हमने 1 से ये बढ़ाई है, 1 2 3 4 5 6, तब इनसे भी उत्पादन जो कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। यानी दोनों साधन आवश्यक हैं। अब जैसे जैसे मात्राएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ये विभिन्न अंक हमें ये बता रहे हैं कि उत्पादन क्रमशः क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
तो उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो इनमें फलनात्मक संबंध को बताता है, भौतिक संबंध, भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है उत्पादन फलन। जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में कि उत्पादन को अर्थशास्त्र में उत्पाद या उपज या प्रदा या निर्गत कहते हैं। इतने शब्द हैं ये उत्पादन के लिए। तथा जिन साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है उन्हें आदि या पड़त या आगत कहते हैं, यानी साधनों को आगत कहते हैं और उत्पादित मात्रा को निर्गत। अब साधनों तथा उत्पाद के भौतिक संबंधों की उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। बहुत सरल सी परिभाषा बन गई कि साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच भौतिक संबंध जो होता है उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन फलन को गणितीय समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे x बराबर f और ब्रैकेट में a b c और डैश करके n, यानी जो a b c d e f n तक जो गया है ये उत्पादन के साधन है और x जो है वो उत्पादन की मात्रा है और जो f है ये फलनात्मक संबंध है। जिस प्रकार से व्याख्या भी की गई, यहाँ x बराबर उत्पादन की मात्रा, a b c उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि। और समीकरण से स्पष्ट है कि वस्तु की उत्पादन मात्रा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।